देखो यहाँ पे करंट अफेयर में पहले तो हम लोग जो है करंट में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है, जगदीप धनखड़, तो इनके बारे में जरा जानते हैं। देखो ऐसा है कि अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर अपोजिशन पार्टी ने इनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह लगाए हैं। जैसे उनमें से एक आरोप ये है कि जब उन लोगों के बोलने की बारी बारी आती है ना, जब वो बोल रहे होते हैं तो माइक वगैरह के साथ छेड़खानी की जाती है। मतलब एक ऐसा भी आरोप है कि माइक वगैरह बंद कर देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए राज्यसभा के अंदर अपोजिशन के कुछ 50 लीडर्स तक है जो इस बात पे रेडी हुए कि वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हम क्या लाने जा रहे हैं, इम्पीचमेंट, रिमूवल प्रोसेस, ठीक है ना। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 67B है, आर्टिकल 67B, ये वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67B। तो इस रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है कि अगर देखो एक तो ना रिमूवल प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट का ओनली राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसकी आप शुरुआत की बात करोगे वाइस प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाने के लिए, अगर आप इंट्रोडक्शन की बात करोगे तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, हमेशा राज्यसभा के अंदर होगा, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आर्टिकल 67B के अंदर। तो ये आपका राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। फिर इसके बाद इनमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि इम्पीचमेंट शुरू करने से पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस, 14 डेज का प्रायर नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जाना जरूरी होता है। देखो ये चीज़ ना आप प्रेसिडेंट में भी पढ़ते हो कि जब प्रेसिडेंट का भी इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले उसको 14 दिनों का नोटिस देना जरूरी होता है। तो ऐसे यहाँ भी है कि जब राज्यसभा इंट्रोड्यूस करने जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसेस को, तो वो पहले 14 डेज पहले क्या करेगा, उसको नोटिस सेंड किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। इसके बाद फिर ये राज्यसभा के अंदर पास कराया जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा कि अब जो ये रिमूवल प्रोसेस है ये राज्यसभा के अंदर जो है सो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो। ये स्पेशल मेजोरिटी से कहां पे पास हो, राज्यसभा के अंदर। और उसके बाद फिर ये लोकसभा जाएगा, और फिर लोकसभा इसको पास करने के लिए सिर्फ किसका यूज करेगा, सिंपल मेजोरिटी का। देखो यहाँ पे स्पेशल नहीं, ये 2/3 होता है ना, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी यूज नहीं होगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर क्या यूज होगा, सिंपल मेजोरिटी यूज होगा, और इसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट पद से हट जाएगा, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। आर्टिकल यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो आप अनुच्छेद देख रहे हो कि रिमूवल प्रोसेस वाइस प्रेसिडेंट का किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। 14 डेज का नोटिस भी ध्यान रखना चाहिए आपने, जो कि भेजना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। और अगला स्टेप जो आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान रखना है वो क्या है कि राज्यसभा में कैसा मेजोरिटी चाहिए होता है, स्पेशल, और लोकसभा में कैसा मेजोरिटी चाहिए होता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। इस तरह से इसको पास कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा स्टेट है अभी, मतलब ऐसा कौन सा पहला स्टेट है भारत का जो कि राइस एटीएम इनैगोरेट करने वाला पहला स्टेट बना है। तो लिख लो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इनैगोरेट राइस एटीएम। भारत का पहला राज्य जिसने चावल एटीएम की शुरुआत की, टू इनैगोरेट राइस एटीएम। देखो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। इसका आंसर सबसे पहले आप लिख लेंगे उड़ीसा। ये जो राइस एटीएम है ये यहाँ की सरकार ने पीडीएस सिस्टम को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, पीडीएस क्या होता है, राशन शॉप जो होते हैं ना, राशन की दुकानें, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका पीडीएस का, पब्लिक बताइए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। तो पीडीएस को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने यहाँ के ये कदम उठाया है।
ये जो पीडीएस सिस्टम आप देख रहे हो, ये 1967 में शुरू हुआ था हमारी कंट्री के अंदर में। और इस सिस्टम का पर्पस क्या है कि इस सिस्टम के थ्रू सरकार आपको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है, ठीक है। राशन शॉप जो होते हैं ना, वो सिंपली इसका एक उदाहरण है पीडीएस का, समझे। पीडीएस में देखो क्या क्या होता है, काम बटे होते हैं। जैसे अगर आप पीडीएस के सिस्टम में देखोगे तो काम किस तरह बटा है, इसमें कुछ काम किसके होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और कुछ काम किसके होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। अब इसमें सेंटर का क्या क्या काम होता है, देखो एक तो सेंटर का काम क्या होता है, परचेसिंग, किसानों से एमएसपी पे जो खरीदा जाता है, परचेसिंग, ठीक है ना, एमएसपी एक तो ये। दूसरा स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ होगा, एफसीआई के अंदर। तो एफसीआई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है ना, किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो दूसरा स्टोरेज, ये सेंटर का काम है। और क्या है काम सेंटर का, फ्राइट, भाई उसे स्टेट तक पहुंचाना। ये तीन चीजें आती है सेंटर के अंदर पीडीएस में, ठीक है, कि आप किसानों से खरीदो, स्टोरेज का देखो, और फिर फ्राइट उसे पहुंचवाओ, और बाकी चीजें स्टेट में आ जाती है। तो स्टेट के पास क्या क्या आ जाता है, स्टेट के पास आ जाता है कि भाई आप अपने ना बेनिफिशरीज को पहचानो, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लिया। चलो अगला पॉइंट, अब 70th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में जानते हैं। अगला पॉइंट लिखना, नेशनल फिल्म अवार्ड। देखो ऐसा है कि फालतू के फिल्म अवार्ड तो बहुत बना दिए हैं, ठीक है ना, विमल पान मसाला फिल्म अवार्ड, ये अवार्ड वो अवार्ड, नहीं, ये सब आपके काम का नहीं होता। बट ये नेशनल फिल्म अवार्ड जो होता है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वो बाकी वो खुद के भी क्रिएट किए होते हैं, उनके कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह के, वो सब नहीं देखना चाहिए, वो सबसे मतलब नहीं होता हमें, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये अभी कुछ टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि जो साउथ है ना, अब नेशनल अवार्ड्स पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसी साल है, ऐसा ये 70वां था ये, तो आप ऐसा इसी साल नहीं देखते, ये पिछले कई सालों से आपने ऑब्जर्व किया होगा, मतलब कैसा होता जा रहा है ना। तो इसमें जो आपका बेस्ट फिल्म का नाम लिख लो एक तो, जो इसमें आपका बेस्ट फिल्म है वो है आपका अत्तम इमर्जिंग। अब फिल्म मैंने देखी तो नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किस बेस पे है ये। इमर्जिंग, अत्तम इमर्जिंग, ये मलयालम भाषा में है, ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है आपकी मलयालम है। क्या चीज, कमेटी होती है भाई इसके लिए, ठीक है। मलयालम आपके यहाँ पे केरल में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, आपको याद होगा कि इसी के बेस पे केरल ने भी अपने स्टेट को नाम चेंज करने का डिमांड किया है, नहीं कि केरल से क्या कर दो, केरलम कर दो। कि मलयालम में, केरल तो इंग्लिश लैंग्वेज है, मलयालम में क्या बोलेंगे, केरलम बोलेंगे, तो ये भी डिमांड की है उसने। चलो बेस्ट एक्टर लिख लेना, ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्टर है ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में आएंगे। कंतारा फिल्म देखी है तुम लोगों ने, हाँ वो मैंने देखी है, तो उसी कंतारा फिल्म के लिए, ठीक है ना, फिल्म, हाँ फिल्म लिखना चाहो तो कंतारा लिख सकते हो, कंतारा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस लिखेंगे नित्या मेनन, मेनन,
हो गया भाई? हाँ जी, ये एक्ट्रेस है। हो गया भाई? चलो अगला पॉइंट आता है। अब थोड़ा डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल के बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, देखो पहला पॉइंट तो यही है कि अभी रिसेंटली डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल की मृत्यु हुई है ना, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? आपने इस तरह क्वेश्चन देखा होगा कि इनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था। तो ये इसरो के पूर्व साइंटिस्ट हैं और इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक है ना। इसका जो हमारे यहाँ पे अग्नि है, पृथ्वी है, ये सब क्या है? लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो जो फादर ऑफ अग्नि मिसाइल इंडिया में माना जाता है वो राम नारायण अग्रवाल को माना जाता है। और ये अग्नि मिसाइल प्रोग्राम 1983 में शुरू किया गया था। अग्नि मिसाइल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन कब? लिख लिए? ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हम जानते हैं मुनाल सैटेलाइट के बारे में। रिसेंटली मुनाल सैटेलाइट डिस्कशन में रहा, तो इसके बारे में जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन कि ये सैटेलाइट किस कंट्री से रिलेटेड है और रिसेंटली इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो वैसे ये नेपाल से रिलेटेड, लेकिन लॉन्च हमने किया, इंडिया ने। ठीक है, तो लिखो कि इट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ नेपाल। यह नेपाल का एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, लिखो कि एंड इंडिया विल हेल्प नेपाल इन लॉन्चिंग दिस सैटेलाइट। एंड इंडिया विल हेल्प नेपाल इन लॉन्चिंग दिस सैटेलाइट। और भारत इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में नेपाल की सहायता करेगा। ठीक है, तो ये सैटेलाइट मेनली किससे रिलेटेड है, मतलब क्या काम करेगा? ये जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, इन सब की डेंसिटी वगैरह, इन सब के एरिया वगैरह को मेजर करने के लिए। ठीक है ना? है देखना पड़ेगा एक बार। चलो अगला पॉइंट लिखना। देखो अब हमारे देश में कुछ और रामसार साइट्स जुड़ गए हैं। रामसार साइट्स क्या है बताओ? आप सभी लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, ये मैंने जरूर बताया आपको। रामसार साइट्स, रामसार क्षेत्र। देखो मैंने कई बार आपको बताया, रामसार एक सिटी है ईरान के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए, जो आर्द्र भूमियाँ होती है, झील वगैरह, इन सब के कंजर्वेशन के लिए रामसार में एक सम्मेलन बुलाया गया 1971 में। ठीक है, और वहीं से फिर हमने रामसार कन्वेंशन की शुरुआत की। तो भारत तो खैर इससे काफ़ी बाद में जुड़ा, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर में अगर आप टोटल रामसार साइट्स की बात करोगे तो 3 अभी नए जुड़ गए हैं। ठीक है, लिखो रिसेंटली
3 new Ramsar sites were added in India. लिखो हाल ही में भारत में 3 रामसार क्षेत्र जोड़े गए और इसके बाद इनकी संख्या 82 हो गई, 82 से बढ़कर 85 हो गई है। ठीक है, 3 जुड़ गए तो पहले कितना था, 82 था और 3 और जुड़ने से 85, 85 हो गई है अब इनकी संख्या। ठीक है, ओके। हम इंडिया इसका सिग्नेटरी कब बना था, मेंबर रामसार साइट कब ज्वाइन किया है, 1982 में। ये लिख लेना, इंडिया ज्वाइंड रामसार कन्वेंशन इन 1982। भारत ने रामसार कन्वेंशन को 1982 में अपनाया, 1982 में अपनाया। और पहला रामसार साइट इंडिया का चिलिका लेक, उड़ीसा। अगर आप फर्स्ट रामसार साइट की बात करोगे तो ये आपका चिलिका लेक हो जाएगा। ये एक लैगून लेक है, आपने पढ़ा भी था इसके बारे में क्लासेस में, अपने जनरल क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है या फिर पढ़ोगे भी आगे। ठीक है, आएगा भी ये भारत का पहला रामसार साइट था। है ये लैगून वो लेक होता है जो कभी सी का पार्ट होता है और उससे सेपरेट होके बना होता है। ठीक है, कैसे, कंकड़ पत्थर मिट्टी मतलब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने से जब सी का पार्ट कुछ अलग हो जाता है, उससे बीच में बैरियर आ गया तो फिर वो क्या बन जाता है, लेक बन जाता है। तो ऐसे लेक को आप लैगून कहते हो। और ये ऑब्वियस है कि लैगून का जो जल है ना वो खारा ही होगा, सैलाइन ही होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही कैसे हुआ है, सी से अलग होकर, सी के सेपरेशन से। जैसे हमारे देश में एक पुलिकट है, वो भी एक लैगून लेक है। केरल में आपको कई लैगून लेक मिलेंगे, उनको वहां के लोग कयाल भी कहते हैं। केरल में आपको कई लैगून लेक मिलेंगे, उनको लोग कयाल भी कहते हैं वहां पे लोकल लैंग्वेज में। और आपने देखा होगा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉमन है केरल के अंदर, आप देखते भी होंगे ऐसा, है ना, जल से आना जाना लोकली लोग काफी पसंद करते हैं ये चीज। हाँ बोलो। वाटर, देखो वाटर वे ना सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, सबसे चीपेस्ट, है ना, कुछ नहीं लगता इसमें, पानी का फोर्स है मेन, है कि नहीं। तो ये सबसे चीपेस्ट है और पॉल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको सबसे पुराने टाइम पे क्या था, यही तो था मेन। ठीक है, चलो अभी रिसेंटली हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, तो ये हमारा हम 78th इंडिपेंडेंट डे मनाया हमने, तो अब जानते हैं थोड़ा इसमें क्या क्या रहा खास। देखो इसमें कुछ मुद्दों पे बात हुई, जैसे कि ना एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके बारे में मोदी जी ने बात रखी, तो थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है ना। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सुना होगा आप लोगों ने ये मैटर, एक देश एक चुनाव। क्या चीज है ये, वो तो अभी मैं चलो डिस्कस करूंगा, कोई नहीं। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि लोकसभा और क्या कहते हैं,
लोकसभा और विधानसभा इन दोनों का जो इलेक्शन है ना वो क्या हो, एक साथ हो। ठीक है, एक साथ हो मतलब, तो यही है वन नेशन वन इलेक्शन। इससे क्या होता है ना कि सरकार का कहना है कि हम काफ़ी पैसा बचा पाएंगे, काफ़ी रिसोर्सेस बचा पाएंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। कोई बता सकता है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमारे देश में कौन सी कमेटी बनाई गई थी? रामनाथ कोविंद के अंतर्गत एक समिति भी बनाई गई थी। ठीक है ना। तो वन नेशन वन इलेक्शन अभी जो हम इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो जब हमारे देश में ना जब इलेक्शन की शुरुआत हुई थी तो बहुत सालों तक यही प्रोसेस था, एक साथ ही वोटिंग होता था, लोकसभा का और किस चीज का, विधानसभा का। ऐसा था, ये होता आ रहा था। लेकिन किसी किसी स्टेट में आगे चल के क्या लग गए, प्रेसिडेंट रूल लग गए। प्रेसिडेंट रूल तो आप जानते ही हो, राष्ट्रपति शासन लग गए। प्रेसिडेंट रूल लग जाने की वजह से क्या हुआ कि ये सिस्टम थोड़ा सा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कि मतलब सेंटर तो फिर अपना 5 साल का अलग रहा। समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं भाई? सिंपल सी बात है कि एक ये है, एक ये है। अब ये लोकसभा है मान लो, और ये है आपका विधानसभा, तो ये 5-5 साल पे है। तो ऐसे ही इनका भी चलता आ रहा था कुछ सालों तक, स्वतंत्रता के बाद या इलेक्शन के बाद। लेकिन मान लो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी स्टेट के अंदर, राष्ट्रपति शासन लग गया। अब फिर वहां पे दोबारा चुनाव होंगे, तो अब उसका 5 साल अलग जाएगा। तो यहीं से सिस्टम क्या हो गया, फिर ब्रेक हो गया। तो अब सरकार इस चीज को दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहती है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि चीज वापस आए। इससे हम क्या कर सकते हैं कि पैसा बचा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत। क्योंकि आप देखते हो कि अभी आप देखो कि एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे महीने फिर एक इलेक्शन शुरू हो जाता है। फिर इस पे इतनी कैंपेनिंग होती है, सब कुछ होता है ना, देखते हो ना आप। और इतने फोर्सेस वगैरह फिर यूज करने पड़ते हैं, बहुत खर्चा आता है। मतलब तो गवर्नमेंट का यही कहना है कि ये एक साथ होगा ना तो कहानी ही खत्म, कर कुरा के अब 5 साल के लिए निश्चिंत, बस अब डेवलपमेंट पे काम करो कि इलेक्शन ही ना खेलो। मतलब देश के अंदर जो हर दूसरे तीसरे महीने हमें देखने को मिलता है। वहीं पे होगा ना, और क्या। 2 ही तो इलेक्शन जुड़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट का नहीं जुड़ेगा इसमें। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन में लोकल गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं किया गया है, पंचायत और म्युनिसिपालिटी, सिर्फ क्या, लोकसभा और विधानसभा। यही तो डायरेक्ट वोटिंग करते हो आप। केंद्र में आप लोकसभा का वोट करते हो और राज्य में क्या करते हो, विधानसभा का करते हो। ठीक है, तो इनके तो क्या है, वहां पे आपका अभी एक चैम्बर रहता है, तब 2 कर देंगे। अच्छा क्या आपने देखा नहीं, ऐसा अभी भी तो होता है। अभी लोकसभा के साथ कुछ राज्यों के रिजल्ट नहीं आए थे चुनाव के, आया था ना, उड़ीसा का आया था, आंध्र प्रदेश का आया था, देखा नहीं आपने, लोकसभा के साथ रिजल्ट आए थे इन राज्यों के। तो वो ऐसे ही तो कराए गए थे। वहीं पे आपका बगल में एक और चैम्बर होगा, आप अपना इधर लोकसभा का दे दोगे, इधर आके फिर विधानसभा में जिसको आप समझते हो उसे दे दोगे। ठीक है, तो ये तो हो जाता है अभी भी, देखा आपने रिसेंट में हुआ भी। लेकिन वही है कि 3-4 महीने पे झेलने से अच्छा है कि एक बार 5 साल में हो और फिर डेवलपमेंट पे काम हो और रिसोर्सेस अच्छी जगह यूज हो, मतलब उपयोग हो। और अभी हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ ऐसी भी मांगे उठी है कि अब यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। ठीक है ना, जैसे पीएम मोदी ने भी काफी ज्यादा इस चीज के लिए आवाज उठाई है कि ज्यादा से ज्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो जुड़े, मतलब डेमोक्रेसी में। जैसे एक एमपी राघव चड्ढा, उसने एज भी कम करने की मांग की, 21, अभी 25 है ना विधानसभा में, और लोकसभा में जो चुनाव लड़ने की एज है वो 25 है। तो राघव चड्ढा ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ना चाहते हैं और हमें ना एज कम करनी चाहिए कि 21 कर देनी चाहिए, 25 से घटाकर, कि 21 वर्ष का भी पर्सन चुनाव लड़ सके, मतलब इलेक्शन फाइट कर सके। ठीक है, और फिर कुछ बातें बांग्लादेश के ऊपर भी कही गई। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो बांग्लादेश का मुद्दा, आप इसके बिल्कुल शुरुआत पे जाओगे तो मैंने आपको क्या बताया था, 1971 क्या हुआ था,
बांग्लादेश लाइब्रेशन वॉर, लाइब्रेशन वॉर। क्योंकि देखो पाकिस्तान ना बांग्लादेश की तरफ कभी ध्यान देता नहीं था। इवन एक समय ऐसा आया बांग्लादेश में ना भयंकर बाढ़ आई, बहुत भयानक बाढ़ आई मतलब। और पाकिस्तान की मेन सरकार ने ना इनको इतनी बुरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया कि वहीं से ना उस जनरेशन में पाकिस्तान के खिलाफ मतलब एक आवाज उठ गई मतलब, ठीक है। तो बांग्लादेश में आवामी लीग ने, बांग्लादेश में आवामी लीग ने मतलब ये आवाज उठाई कि हमें अलग कर दो, ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है ना। और इनका एक ये भी था ना कि पाकिस्तान वाले जब तक थे तो वो उर्दू के लिए प्रेशर करते थे इन पे, जबकि इन लोगों का कहना था कि हमारा जो रियल लैंग्वेज है वो क्या है, बंगाली है। मतलब ये भी एक आधार था जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन होता था मतलब इनसे, इन लोगों को। तो इन्हीं सब बातों को उठाते हुए आवामी लीग ने आवाज़ उठाई कि हम स्वतंत्र चाहते हैं, हम अपना अलग रहेंगे, अपना अलग सब कुछ देखेंगे। तो 1971 में बांग्लादेश जो है सो अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे ना रिजर्वेशन को लेकर आगे चलकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा, ठीक है, आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में। देखो बांग्लादेश में कभी 56% रिजर्वेशन, जिसमें से 30% ना इस लाइब्रेशन वॉर में जो शहीद हुए थे उनके लिए रिजर्व था 30% सीट, या उनकी फैमिली के लिए मतलब कह लो कि रिजर्व था 30% सीट। तो बांग्लादेश में वैसे भी क्या है कि सरकारी नौकरियां वगैरह भी काफ़ी कम है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि आरक्षण ही ख़त्म कर दो, आरक्षण ही नहीं चाहिए, रिजर्वेशन ही नहीं चाहिए। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब कि 2018 में आरक्षण ख़त्म कर दिया बांग्लादेश में, किसी भी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं, ठीक है। रिजर्वेशन क्या कर दिया गया, बिल्कुल समाप्त कर दिया गया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। एक मिनट, चलो आगे देखें। तो ये रिजर्वेशन बांग्लादेश में क्या किया गया, 2018 में समाप्त कर दिया गया। लेकिन देखो यहाँ पे फिर से एक आवाज़ उठी कि यार कुछ लोग तो सच में रिजर्वेशन के काबिल हैं, मतलब आई मीन अपंग ही हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन जरूरी चीज़ है, होना चाहिए। तो ये बात जब उठी, सरकार ने उठाया, और वहाँ पे किसकी सरकार थी, शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। तो शेख हसीना ने ऐसा कमेंट वगैरह भी किया था कुछ कि ना वेस्ट का कोई कंट्री है, हाँ, जो हमें पंगा कर रहा है, मतलब वो हमसे कोई जगह मांग रहा है एयरबेस के लिए, हम नहीं दे रहे, तो वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे पंगा करवाना चाह रहा है, ऐसा शेख हसीना ने कहा, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ की जनता जो रिजर्वेशन का विरोध कर रही थी वो अचानक उसके घर में घुस गई शेख हसीना के, और आर्मी ने कहा कि अब तुम भगो यहाँ से जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी जान बचा के भगो। तो वो भाग गई, वो इंडिया आई, फिर वो यूएस जाना, यूएस ने तो उसका वीज़ा ही कैंसिल कर दिया, ठीक है।
और इंडिया के अंदर ही फिर उसको सुरक्षित रखा गया। हाँ ठीक है। और उसी बीच में वहाँ पे ये देखा गया है कि अभी वायलेंस वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हिंदूज वगैरह पे बहुत अटैक किए गए हैं वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर। और उसी बांग्लादेश के बिल्कुल आपके पड़ोसी छूने वाले राज्य जो है एक वेस्ट बंगाल, वहाँ भी एक बहुत हीनियस क्राइम देखने को मिला वेस्ट बंगाल के अंदर। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आप जानते हो कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, जहां पर एक ट्रेनी थी वैसे है, हाँ पीजी की, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो वहीं पे रेप का हादसा भी है। बाकी इंक्वायरी वगैरह देखो जारी है। कुछ 19 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया है वहाँ की पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो काफ़ी बहुत बुरा, मतलब कि क्या ही बताऊँ, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतना हीनियस है। मतलब हमारे देश में मतलब 2012 में निर्भया केस के बाद कोई इतना हीनियस केस देखने को मिला है, मतलब इतनी इतनी दरिंदगी, मतलब ठीक है। और फिर उसके बाद केस को तोड़ने मरोड़ने की भी काफ़ी कोशिश की गई, ठीक है। हाँ मतलब पहले वहाँ के प्रिंसिपल, मतलब वहाँ के जो डीन था ना, उसने कहा कि सुसाइड किया है, ये बताया उसके माँ बाप को, उसके घर वालों को। हम्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तो एक डेट और लिख लेना इंपॉर्टेंट, 14 अगस्त को, अगस्त 14, इस दिन हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। अरे डेट लिखो, 14 अगस्त, जो भी विभाजन हुआ और उसमें हमने कितना कुछ झेला, नहीं, रेफ्यूजीज वगैरह को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा और बहुत मार काट भी हुआ, मतलब ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। वो डिक्लेयर हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप देखोगे 14 अगस्त को, 14 अगस्त की रात को ये डिक्लेयर किया गया था कि भारत आज़ाद हो गया। आपको पता है कि 15 अगस्त को ये चीज़ डिक्लेयर होना था, लेकिन डिक्लेयर नहीं करने दिया गया था। ये 14 अगस्त की आधी रात को एक्चुअली में हम आज़ाद हुए थे, हम डिक्लेयर किए गए थे कि हम आज़ाद हो गए, हम खुद, ठीक है। माउंट बैटन ने डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार वो दिन शुभ नहीं था, और तुम उठा के देख लो, आज भी सच्चाई है, मतलब गूगल कर लेना, तो इस बात पे नहीं हुआ था। और ये बात ना फिर माउंट बैटन ने भी मानी थी कि इन चीज़ों में दम है, मतलब कि एडवाइस लेना चाहिए, पूछना चाहिए, मतलब इसलिए नहीं हम लोग 15 अगस्त को, हम लोग 14 अगस्त की आधी रात को आज़ाद हुए थे। सुना होगा आप लोगों ने ये चीज़। हाँ यही रीज़न था, यही रीज़न था। सेलिब्रेशन फिर वो 15 को हुआ।
तो हमने जिस दिन पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया ना, बस वही डे क्या हो गया, सेलिब्रेशन में आ गया मतलब। वरना डिक्लेयर तो आप पहले ही हो गए थे, आजाद आप एक्चुअली में 14 अगस्त को हो गए थे। ठीक है, 15 अगस्त शुक्रवार बहुत अशुभ दिन था, और ये किसी भी देश के आजाद होने के लिए ठीक दिन नहीं था, हमारे पत्राओं के अनुसार, हर चीज के अनुसार। और इसी बात पे नहीं आजाद हुए थे हम, बस मानने को तो अंग्रेज भी तैयार नहीं थे। लेकिन यह है कि जो हमारा जो शास्त्र होता है ना, वो सूर्य उदय से दिन की शुरुआत मानता है। हाँ, सूर्य उदय से मानता है वो हमारे यहाँ पे जो होता है। और एक्चुअली में दिन की शुरुआत देखो तो वही है। ठीक है, जीएमटी को आपने किस बेस पे क्रिएट किया है बताओ? जीएमटी का बेस क्या है मेन देखा जाए तो? ठीक है, तो वही बोला, चलो कोई नहीं भाई, तुम लोग अंग्रेजी मान्यता के अनुसार 12-1 पे कर लो, तुम्हारे लिए 15 आ जाएगा और हमारे लिए 14 हो जाएगा। अगर हम अपने, आखिर बेस तो ज्योतिषी ही था ना, तो उसी के आधार को देखते हुए, तो ये चीज है। आधी रात को ही होते हैं सारे बड़े बड़े काम। अरे नहीं, मतलब कृष्ण भगवान भी आधी रात को ही जन्म लिए थे, भी जन्माष्टमी आने वाली है वो याद दिला रहा था। समझ आई बात? तो उनका भी जन्म एक बहुत बड़े एक युग की शुरुआत थी, मतलब एक बहुत बड़े काल की शुरुआत थी, युग तो नहीं कहूंगा, काल की शुरुआत थी। ठीक है, और ऐसे ही भारत भी आजाद हुआ। चलो अब मंकी पॉक्स के बारे में जाने, है ना? सुना ही होगा कुछ। अच्छा, ये एक दो पॉइंट वैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन, है ना? बॉर्डर का क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ नाम का एक बंदा था ना, कमेटी का हेड था, और इसी ने ड्रॉ किया इंडिया और पाकिस्तान के बीच का लाइन, तो लाइन का नाम ही रेड क्लिफ लाइन है। हो गया? अब बात करेंगे मंकी पॉक्स, एम पॉक्स शॉर्ट में, है ना? तो भाई अभी रिसेंट में इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया है WHO ने, तो लिख लेना कि रिसेंटली डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO। WHO के द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषणा की गई। इट इज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, इट इज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। ठीक है, तो अभी इस साल खाली अफ्रीका में 14,000 केसेस पाए गए। ठीक है ना, और जिसमें से 524 डेथ, 524 डेथ। और ये फैलता कैसे है? हाँ हाँ, इंडिया में है भाई, हाँ बिल्कुल। 524। अरे ये फ्लू होता है ना, ये फैलता कैसे है? फैलता भी ऐसे ही है, कांटेक्ट, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू, हाँ फ्लू ही है उसी की तरह। फ्लू क्या होता है? हेडेक, जुकाम, फीवर हाई लेवल, फ्लू क्या होता है?
और बाकी कुछ पैचेस, इसमें पैचेस भी होते हैं बॉडी के ऊपर, इसमें मंकी पॉक्स में। बहुत भयानक, मतलब बड़े बड़े दाग से। तुम लोगों ने एक देखा होगा, काऊ का भी दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, जो गांठें बनती थी बॉडी के अंदर, इस तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें मंकी पॉक्स में। तुम्हारे उसकी तरह, चेचक की तरह। चलो अगला पॉइंट। अब एक देखो, पाकिस्तान ने पहली बार एक गोल्ड जीता, मतलब ओलंपिक में, दिस इज फर्स्ट टाइम। तो पर्सन का नाम याद रख लेना, क्या नाम है? अरशद नदीम। मतलब ये पहला पाकिस्तानी है ना, जिसने गोल्ड जीता है ओलंपिक में। नहीं, जैवलिन थ्रो में सेकंड कौन आया था? नीरज चोपड़ा। तो वही तो 89.45 नीरज चोपड़ा का था, ठीक है, और 92.97 नदीम का था। थोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैसे ये, नदीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है ये। तो आप ये भी ध्यान रखना, ये 92.97, ये भी पूछा जा सकता है कि कितना था इसका, जो जीता था किस मार्जिन से, कितना फेंका था। 92.97 मीटर। ओलंपिक में नहीं होगा वो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट अब एक आया है, वक्फ बोर्ड। अमेंडमेंट बिल 2024। अभी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया बहुत रिसेंटली ही, कुछ ही दिन पहले की बात है। देखो ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा, वैसे आपको बताऊं कि कई महीनों से चल रहा था कंट्री के अंदर में, काफ़ी महीने से चल रहा था ये। तो गवर्नमेंट इस पे पहले ही बातचीत भी कर चुकी थी, एक बार ये मुद्दा पहले भी पार्लियामेंट में उठ चुका था, लेकिन फिर इलेक्शन वगैरह हुए तो उसके बाद तो सारा चीज़ फिर समाप्ति हो गया। फिर अभी जब चुनाव होके आया है, जब इलेक्शन होके आया है, तो अभी क्या है कि अब सरकार ने ये अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि किससे रिलेटेड है? वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 में अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 1995 में संशोधन। क्या होता है वक्फ बोर्ड? देखो, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दिया गया कुछ भी, दान वगैरह ये सब, ये वक्फ होता है, ठीक है। और वक्फ हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम प्रॉपर्टी वगैरह होता है, इस्लामिक प्रॉपर्टी, उनके ऊपर अपना अधिकार रखता है, ठीक है। ये सब आते हैं इनके अंतर्गत। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम थे, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या किया गया कि किसको दे दिया गया? वक्फ
बोर्ड बना के इनको दे दिया गया, वक्फ बोर्ड को ये सारी प्रॉपर्टी दे दी गई, ठीक है। लेकिन बाद में ना इस बोर्ड में गवर्नमेंट ने चेंजेस करके इसके पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। मतलब यूँ पाया गया कि अभी कंट्री के अंदर में जो तीसरा सबसे बड़ा लैंड जो होल्ड करके रखता है देश में, वो कौन है? वक्फ बोर्ड है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो लैंड है ना, वो किसके पास है? डिफेंस के पास, ठीक है। और चलो डिफेंस के पास होना भी चाहिए, डिफेंस है ना। तो डिफेंस के अंतर्गत हमारे देश में सबसे ज़्यादा लैंड आता है। फिर दूसरे नंबर पर रेलवे, सेकंड नंबर पे हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा लैंड है वो रेलवे के पास है। और फिर थर्ड नंबर पे इंडिया में कौन आता है? वक्फ आता है। तीसरा सबसे बड़ा जो लैंड ऑनर है इंडिया में, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा ज़मीन है, भूमि है, वो वक्फ बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड में जो सरकार चेंज कर रही है क्या, जैसे कुछ चीज़ें समझना आप। जैसे मान लो ना कि आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी कोई संपत्ति है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो अब आप इसे ना किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये नॉन चैलेंजेबल होगा किसी भी कोर्ट में। ये सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी को बचाने का एक ही तरीका है कि आप वक्फ बोर्ड को ये साबित करो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। वो कुछ नहीं करेगा, आप ये अब आपको साबित करना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। अगर आप ऐसा साबित कर पाते हो तो ठीक है, वरना वक्फ बोर्ड उसको हड़प लेगा, और हड़पेगा भी तो आप चैलेंज नहीं कर पाओगे कहीं। उसके फैसले भी नॉन चैलेंजेबल है, किसी कोर्ट में आप मूव नहीं कर सकते। तो पीछे कुछ एमपीज वगैरह हैं, उन्होंने ये भी स्पीच रखा पार्लियामेंट के अंदर में कि भाई जो कन्वर्जन के लिए भी ना इस पावर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया वक्फ बोर्ड ने, कि आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दिया, अब आप क्या कर सकते हो। तो कहा कि आप इस्लाम अपना लो तो फिर आपकी प्रॉपर्टी आपको दे देंगे। मतलब ये कुछ एमपीज का ये भी कथन रहा संसद के अंदर, ये सारी बातें रही। कोई कोर्ट नहीं, नॉन चैलेंजेबल है। हाँ, जो भी है तो इसको, तो सरकार का यही कहना है कि जो इसके अननेसेसरी टाइप्स के जो पावर्स है ना, जो बहुत ज़्यादा है, मतलब बस उसको चेंज करेंगे, अमेंड करेंगे, ये बोला है। मतलब तो मोटा मोटी ये उस चेंज से रिलेटेड है। इसको तू रख दे, रखेगा तू? पता वता कुछ है नहीं, बकवास कर रहा है। हाँ,
हाँ, अमेंडमेंट हो जाएगा तो यही सारी बातें तो डाल दी जाएंगी ना जिनमें इनको रोका गया है। हाँ, यही सारी बातें डाल दी जाएंगी। जोर के बोल थोड़ा। कौन सा भाई? अगला पॉइंट, ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर रॉकेट लॉन्चर के बारे में। अगला पॉइंट लिखना, यह है पिनाका MK3। पिनाका MK3 सुना इसके बारे में? ये आपका रॉकेट लॉन्चर है और रिसेंटली इसे अभी DRDO डेवलपिंग में इसके लग गया है, इसको डेवलप करेगा। देखो, पिनाका MK1 और 2 ऑलरेडी है, लेकिन पिनाका 3 क्या है कि थोड़ा और एडवांस वर्जन है रॉकेट लॉन्चर का, और ये सभी वेदर में कंफर्टेबल होगा रॉकेट लॉन्च करने में। तो लिख लो डेवलपिंग बाय DRDO। अभी ये डेवलपिंग में है ना, बना नहीं है। DRDO लो, ठीक है। चलो इसके कुछ और फीचर्स लिख लो आप पिनाका MK3 के बारे में। इसका जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो लिखना, लिखो एक्सपेक्टेड रेंज। अप टू 300 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर तक। जबकि हमारे पास जो अभी पिनाका MK1 है वो 60 और पिनाका MK2 90 किलोमीटर तक का रेंज रखता है, लेकिन जो हम इसे डेवलप कर रहे हैं इसका रेंज कितना होगा आपका? 300 किलोमीटर तक का रेंज होगा इसका। 300 किलोमीटर तक ये वॉर कर पाएगा। इसका जो स्पीड रहने वाला है, मतलब स्पीड जो इसका रहेगा लिखना 5757 किलोमीटर पर आवर। 5757 किलोमीटर पर आवर, मतलब लगभग कह सकते हो 6000 किलोमीटर पर आवर लगभग, ठीक है। और ये ऑल वेदर कैपेबिलिटी रखेगा, ठीक है, सभी वेदर में ये काम कर पाएगा। हो गया भाई। अब थोड़ा सा रिसेंट में अभी टॉप इंस्टीट्यूशंस का रिपोर्ट आया, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले NIRF के बारे में जानना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हाँ जी, लिखो कि ये NIRF है जिसके द्वारा अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट लाया गया है यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के रैंकिंग के ऊपर। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन रहा हमारे देश में? IIT मद्रास। ओवरऑल में सब कुछ मिला दे तो कॉलेज वगैरह सब है ना, अगर आप सभी तरह के इंस्टीट्यूशंस को मिला दोगे तो टॉप पे कौन रहा? IIT मद्रास। लेकिन अगर वहीं आप
यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो टॉप यूनिवर्सिटी लिख लेना IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में टॉप है ये, विश्वविद्यालय में। और ओवरऑल इंस्टीट्यूशन में IIT मद्रास। स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉप कौन रहा? अन्ना यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है। वो इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताओ। धर्मेंद्र प्रधान है ना। अरे भाई तुम लोगों ने नीट के प्रोटेस्ट के दौरान भी नहीं देखा ये चीज, है ना? ऑब्जर्व तो किया होगा ना, जब नीट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था इतना है। तमिलनाडु। और देखो दिल्ली में जो आपकी अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में टॉप यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू। वो तो इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा ना, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल में तो IIT दिल्ली चौथे पे है ओवरऑल में। अगर सब मिला दोगे तो ओवरऑल में IIT दिल्ली किस रैंक पे है? चौथे पे। पहले IIT मद्रास, फिर IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी आ गया, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। देन IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, देन IIT कानपुर, देन IIT खड़गपुर, एम्स दिल्ली 7वें पर, IIT रुड़की 8वें पर, IIT गुवाहाटी 9वें पर, JNU 10वें पर, ओवरऑल में सब मिला के। और आप लोगों ने एक न्यूज में थोड़ा विचित्र सा देखा होगा कि एक आदमी मोर का, पिकॉक का उसने मीट बना के और यूट्यूब पे डाल दिया। हाँ, और क्या हो गई? नेशनल बर्ड क्या है? साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। फूड ब्लॉगर था वो, बना रहा था वो। फूड ब्लॉगर वाले थोड़े से मेरे को बेवकूफ लगते हैं यार। ये साफ दिख रहा होता है ये नमक है, भैया ये क्या है? नमक है। साफ दिख रहा होता है ये हल्दी है, भैया ये क्या है? हल्दी है। फिर भी पूछ रहे होते हैं, मतलब वीडियो के बाहर हमें दिख रहा होता है और ये पूछ रहे होते हैं, मतलब है? एक टकला सा आता है, वो कितना गंदा खाता है, चिकन लेग पीस। ये लोग फूड क्राइसिस ला देंगे धरती पे जिस तरह से खा रहे हैं, मतलब। चलो अगला पॉइंट लिखो आप, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। एक्सरसाइज मित्र शक्ति। देखो एक्सरसाइज वगैरह से भी ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बनते हैं, मतलब। पहले तो लिख लो ये किस किस के बीच है? इंडियन आर्मी और श्रीलंका, ये सबसे मेन है आपका। इंडियन आर्मी और श्रीलंका, और आर्मी लिखवा दिया तो पता चली गया होगा किससे रिलेटेड है ये? आर्मी से। 3 फोर्स होते हैं ना, तो उनमें से जो ये एक्सरसाइज है वो आर्मी से रिलेटेड है। ओके, एक पॉइंट लिखो, एक लाइन में लिखना। लिखो कि जोंगा ट्राइब इज रिलेटेड टू ओडिशा। जुआंगा ट्राइब, जुआंगा ट्राइब इज रिलेटेड टू उड़ीसा। ये ट्राइब रिसेंटली में अभी डिस्कशन में रहा थोड़ा सा, तो ध्यान रख लेना इसको थोड़ा।
इनका लैंग्वेज लिख लो, मुंदरी, लैंग्वेज मुंदरी, ठीक है। चलो अब आप जा सकते